भारत की आज़ादी की कहानी। जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो कई बड़े नाम जहन में आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो साहस, विद्रोह और एक गहरे रहस्य का दूसरा नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए आज उनकी और उनकी आज़ाद हिंद फौज की उस असाधारण कहानी को जानते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक ऐसे इंसान के अटूट इरादों की गूंज थी जो आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो सवाल ये उठता है, आखिर कौन थे सुभाष चंद्र बोस और उन्होंने वो रास्ता क्यों चुना जो बाकी सबसे इतना अलग था? देखिए, उस दौर में जब पूरा देश गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था, एक और ताकतवर आवाज थी जो बुलंद हो रही थी। एक ऐसी आवाज जिसका मानना था कि आज़ादी मांग कर नहीं, छीन कर मिलेगी, कि इसके लिए हथियारों का इस्तेमाल जरूरी है। तो आखिर ये आवाज किसकी थी और इस विचारधारा ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम का रुख कैसे बदला? तो यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, स्वतंत्रता के दूसरे रास्ते की। इसकी जड़ें असल में उस वक्त की दो सबसे बड़ी विचारधाराओं के टकराव में हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ थे गांधी जी और उनका शांतिपूर्ण सत्याग्रह, और दूसरी तरफ थे बोस, जिनके अंदर क्रांति की आग जल रही थी। उनका साफ मानना था कि आज़ादी वो कोई भीख नहीं है जो अंग्रेजों से मांगी जाए, उसे तो लड़कर बलिदान देकर ही हासिल करना होगा। अब जाहिर है बोस के ये क्रांतिकारी विचार उन्हें सीधे सीधे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ टकराव में ले आए, और बस यहीं से उनके उस अलग, उस ऐतिहासिक रास्ते की नींव पड़नी शुरू हो गई। ये जो टाइमलाइन है ना, ये बोस के धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होने की पूरी कहानी बताती है। सोचिए, 1921 में आईसीएस की इतनी बड़ी आरामदायक नौकरी छोड़ दी, फिर 1928 में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाई, और आखिर में 1939 में जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने भी तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनका हर कदम उन्हें एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जा रहा था। और कांग्रेस से अलग होने के बाद ही बोस ने अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे साहसी मिशन की शुरुआत की, विदेश में भारत की आज़ादी के लिए एक सेना बनाना, आज़ाद हिंद फौज का गठन। साल था 1941। नेताजी अपने ही घर में ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी में थे, और तभी उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। भेष बदला, अंग्रेज जासूसों की आंखों में धूल झोंकी, और नेताजी अपने कैलकाटा के घर से एक ऐसे मिशन पर निकल पड़े जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। और ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये एक ऐसा खतरनाक सफर था जो कई महाद्वीपों से होकर गुजरा। भारत से पेशावर, फिर अफगानिस्तान, सोवियत संघ, जर्मनी और आखिर में सिंगापुर। सोचिए कितना जोखिम था, लेकिन लक्ष्य एकदम साफ था, भारत की आज़ादी के लिए बाहर से मदद लेना और अंग्रेज़ों पर हमला करना। जब नेताजी सिंगापुर पहुंचे तो वहां भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए पहले से मौजूद थी। इसे बनाने का श्रेय जाता है कैप्टन मोहन सिंह को, जिन्होंने करीब 45,000 भारतीय युद्ध बंदियों को इकट्ठा किया था। लेकिन जब 1943 में नेताजी ने इसकी कमान संभाली तो उन्होंने इस सेना में मानो एक नई जान फूंक दी, एक नई ऊर्जा दी और एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया। अब आईएनए सिर्फ एक सेना नहीं रह गई थे। नेताजी के नेतृत्व में ये आज़ाद भारत का एक जीता जागता प्रतीक बन गई थी, और उन्होंने इसे और भी मजबूत बनाया, एक अस्थायी सरकार बनाकर, और नारा दिया, दिल्ली चलो। ये एक वाकई ऐतिहासिक पल था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत से हजारों मील दूर स्वतंत्र भारत की पहली अस्थायी सरकार बनी। और ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, इसे उस वक्त दुनिया के 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। ये बहुत बड़ी बात थी। इस सरकार का एक पूरा ढांचा था जिसमें खुद नेताजी प्रधानमंत्री थे, और इसमें सबसे क्रांतिकारी चीज क्या थी? वो थी रानी झांसी रेजिमेंट। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में ये एशिया की पहली, जी हाँ, पहली महिला लड़ाकू यूनिट थी। ये दिखाता है कि बोस की सोच अपने समय से कितनी आगे थी। और इस सरकार ने अपनी पहली जीत भी हासिल की। आईएनए ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीपों को छीन लिया और उनका नाम रखा शहीद और स्वराज। इन द्वीपों पर तिरंगा फहराना एक बहुत बड़ा संदेश था। संदेश ये कि भारत की जमीन अब इंच दर इंच आजाद हो रही है। इसके बाद आईएनए ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत के तरफ कूच किया।
पूर्वी सीमा पर इम्फाल और कोहिमा में इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयां लड़ी गई। आईएनए के सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन खराब मौसम, खाने पीने और हथियारों की कमी और सामने एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना, इन सब वजहों से उन्हें आखिर में पीछे हटना पड़ा। तो हाँ, ये सच है कि आईएनए युद्ध के मैदान पर हार गई थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी असली जीत तो अभी बाकी थी। एक ऐसी जीत जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव हिलाकर रख दी। तो फिर सवाल यही है ना, कि अगर आईएनए जंग के मैदान में हार गई तो फिर उसकी असली जीत क्या थी? वो कौन सी जीत थी जिसने इतना बड़ा असर डाला? इसका जवाब हमें मिलता है 1945 के मशहूर लाल किला मुकदमों से। अंग्रेजों ने सोचा कि आईएनए के 3 बड़े अधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर वो सबको डरा देंगे, पर उनका दांव उल्टा पड़ गया। जब पूरे देश ने देखा कि कटघरे में एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख यानी कर्नल प्रेम सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों एक साथ खड़े हैं, तो पूरा देश धर्म जाति भूलकर उनके साथ खड़ा हो गया। ये आईएनए की असली ताकत थी, उसकी धर्मनिरपेक्षता। इन मुकदमों ने तो जैसे पूरे भारत में एक चिंगारी लगा दी। सड़कों पर लोग उतर आए, हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। और इसका असर इतना गहरा हुआ कि इसने 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के ऐतिहासिक विद्रोह को भी प्रेरित किया। यही थी आईएनए की असली जीत, एक मनोवैज्ञानिक जीत। इसने ब्रिटिश राज की सबसे मजबूत कड़ी यानी भारतीय सैनिकों की वफादारी को तोड़ दिया। अंग्रेजों को ये बात साफ साफ समझ में आ गई कि अब वो उन भारतीय सैनिकों के भरोसे भारत पर राज नहीं कर सकते जिनके दम पर उन्होंने 200 साल तक अपना साम्राज्य चलाया था। लेकिन इस पूरी असाधारण कहानी का अंत एक बहुत बड़े रहस्य में डूबा हुआ है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि 1945 में एक प्लेन क्रैश में नेताजी की मृत्यु हो गई, पर इस थ्योरी पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इसके बाद तीन सरकारी कमीशन बने, शाहनवाज कमीशन, खोसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन, और सबकी रिपोर्ट ने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी उलझा दिया। तो हम आज की बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं। क्या नेताजी की कहानी वाकई उस विमान हादसे में खत्म हो गई थी, या फिर ये हमारे इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है? ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर